नमस्कार साथियों, हर हर महादेव। मैंने जो पार्ट 1 और पार्ट 2 जो वीडियोस अपलोड किए हैं, उसमें माफ़ी चाहूँगा कि वॉइस की इतनी क्लैरिटी नहीं होती, क्योंकि मेरा भी ये फर्स्ट टाइम है। मैं ये वीडियोस ऐसे बना रहा हूँ क्योंकि कभी काम नहीं पड़ा तो मैं भी सीख ही रहा हूँ, तो माफ़ करिएगा। मैं इस पार्ट में आपको एक बार और वो जो 2 पार्ट की स्टोरी थी वो संक्षिप्त में दोहराना चाहूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज इसको अपने से रिलेट भी कर रहे हैं, क्योंकि आजकल माहौल ही ऐसा है। तो ये कहानी, जैसा कि मैंने बताया था, ये कहानी है एक फादर की, जो कि ज़िंदा तो है मगर अपने बेटे से दूर। वो फादर मैं ही हूँ और मैंने पिछले 9 मंथ से अपने बच्चे को नहीं देखा। मुझे कोई जानकारी नहीं वो कहाँ है, किस हालात में है, वो कैसा है। और ये सब हो रहा है क्योंकि जो निराधार आरोप लगाए गए हैं मेरी वाइफ द्वारा, और जो ये सिस्टम का जो ढीला रवैया है ऐसे केसेस की सुनवाई के लिए, उन सब चीज़ों के कारण मैं आज फेस कर रहा हूँ। मैं एक कॉमन मैन हूँ, कोई मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ। एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मेरी एज भी ज़्यादा नहीं है, जो कि मैं मिलेनियल हूँ। हम वही जनरेशन से आते हैं जहाँ पे हम गुल्लक जैसे सीजन्स को देख के खुश होते हैं और अपने आप को रिलेट करते हैं कि हमने भी बचपन अपना काफ़ी सारे अभावों में बिताया है। और पेरेंट्स का वही हमेशा से मोटो और प्रेशर रहता है कि नहीं, तुम्हें अच्छा पढ़ना है, अच्छा कमाना है, ताकि तुम अच्छी शादी करो, तुम्हारे बच्चों को कोई कमी ना हो। और चूँकि हर माँ बाप का कर्तव्य होता है और बच्चे भी उसे निभाते हैं भली भांति। मैं एक छोटे टाउन से आता हूँ। अभी करंटली मैं एनसीआर रीजन में रहता हूँ। एक कॉर्पोरेट जॉब करता हूँ 9 से 6 की। एक कॉमन आदमी हूँ, जैसा कि मैंने बताया। रिसोर्सेज हमारे पास हमेशा से एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों के पास कम होता है, तो हम बहुत सारे मेहनत करके यहाँ इस जगह तक पहुँचते हैं। तो हमारा बचपन से फोकस रहता है कि एक अच्छा पढ़ना है, ताकि हम एक अच्छी लाइफ दे पाएँ हमारे बच्चों को, एक अच्छी लड़की से शादी हो पाए। ठीक है, जो हमें नहीं सिखाया जाता है वो ये है कि दुनिया के जो भी ये प्रपंच है, ये हमसे कभी नहीं सिखाया जाता। आज मैं आपको अगर अपने बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में बताऊं तो मैंने बीटेक किया है, इंजीनियरिंग किया है इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से। देन फिर मैंने महादेव की कृपा से इंडिया के टॉप 15 कॉलेजेस में एक कॉलेज जो है, वहाँ से मैंने अपना एमबीए किया। फिर मैंने अपना डॉक्टरेट किया। और आज जो परिस्थिति है, जिस परिस्थिति में हूँ, जहाँ पे मैं न्याय की कोशिश में हूँ अपने लिए, अपने बच्चे के लिए, इस कारण मैं लॉ भी कर रहा हूँ। तो मुझे 1 साल हो गया है जहाँ पे मैं फैमिली मैटर्स में लॉ कर रहा हूँ और मैं खुद से सीख रहा हूँ कि ये लॉ क्या होता है। क्योंकि एक विश्वास जो था मेरा इस दुनिया पे, लोगों पे, वो विश्वास अब मुझे नहीं रहा। वकीलों पे भी नहीं रहा। सही बात बताऊँ तो कोई क्लैरिटी नहीं देता है। तो अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। तो अगर ये लड़ाई मेरे हिस्से आई है तो मुझे पूरी उम्मीद है श्री कृष्ण भी मेरे साथ ही खड़े होंगे कहीं ना कहीं। मैं बार बार अपने आप से ये सवाल करता हूँ कि शुरुआत में जब ये सब चल रहा था, तब मैं हमेशा अपने आप से सवाल करता था कि यार, ये जो सामने खड़े हैं वो मेरे अपने ही हैं जिनसे मैं लड़ रहा हूँ। मेरी अपनी वाइफ ही है, वही मेरी वाइफ का परिवार है जिसने 5 सालों का मेरी शादी थी, जिन्होंने 5 सालों में कभी ऐसा कुछ मैंने नहीं देखा, और 5 साल में ठीक ठाक ही ज़िंदगी बिता रहा था। तो मैंने ये देखा है कि
अगर 5 सालों में जो मेरे अपने हैं वो अचानक से पलट गए और उनका एक नया रूप सामने आया। उनका एक ऐसा लगा कि जैसे कोई मुखौटा लगा के और वो पिछले 5 साल से मेरे को कुछ और फेस बता रहे थे। तो मेरे दिमाग में हमेशा ये सवाल आता है कि मैं क्यों लड़ूं? जो सामने खड़े हैं वो भी तो मेरे अपने ही हैं। तो जवाब मुझे ये मिलता है जो भगवत गीता में भी अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं कि वासुदेव मैं कैसे लड़ूं इनसे, ये सामने खड़े मेरे अपने हैं। तो वही सवाल मेरी ज़िंदगी में भी बार बार मुझे आता है। तो उस पर मैं भगवान श्री कृष्ण का जवाब सुनता हूँ और पढ़ता हूँ तो मुझे भी एक प्रोत्साहन मिलता है। वो कहते हैं कि अर्जुन जो क्योंकि वो सामने खड़े हैं, अगर तेरे अपने होते तो वो सामने ना खड़े होते। तो अगर सामने खड़े हैं और मुझे भी अपने बच्चे से दूर किया जा रहा है तो मैं ज़रूर इसको फाइट बैक करूँगा। मैंने कभी भी अपने बच्चे को छीनने की कोशिश नहीं करी, ठीक है। अगर मैं लॉ के हिसाब से जाऊँ तो एक फादर को सारे राइट है अपने बच्चे को उठा के लेके आने में, पर नहीं। मैंने हमेशा से ये सोचा कि और इसमें किडनैपिंग का केस भी नहीं लगता। मैं आपकी उसके लिए बता लूँ क्योंकि मैं लॉ पढ़ रहा हूँ तो मुझे ये जानकारी है काफ़ी पहले से, पर मैं ये सब नहीं करूँगा और ना ही मैंने किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं एक माँ से अपने बच्चे को दूर नहीं कर सकता। जो मैं आज ये लड़ाई लड़ रहा हूँ सिर्फ अपने एक बेसिक राइट के लिए लड़ रहा हूँ। मैंने कभी भी कस्टडी अपने बच्चे की फाइल नहीं करी। मैंने सिर्फ एक बेसिक राइट मांगे, और उस बेसिक राइट को कैसे ह्यूमिलिएट किया गया है, कैसे उसका मतलब अपमान किया गया है, वो मैं इस माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप सोचते हैं कि ये सब अपने हैं, आप अपने आप को बिछा देते हैं सामने वाले के सामने, आप पूरी ओपन बुक होते हैं और सडनली ये रियलाइज़ होता है कि सामने वाले ने उस अच्छाई का एक अलग ही तौर पे फ़ायदा उठा लिया है। तो मैं ज़्यादा टाइम आपका ना लगा के मैं थोड़ा सा और आपको संक्षिप्त में बताना चाहूँगा कि मेरी 5 इयर्स की मैरिज थी। मेरा बेटा है 3 साल का, जिसको मैं 9 महीने से नहीं मिला। ये घटना घटित हुई आज से 2 साल पहले। ये जून 2024 की बात है, ऑलमोस्ट 2 साल होने आ गया है, जहाँ पे अचानक से मेरी वाइफ मेरे बेटे को लेके चली गई। हमारा ये प्लान था कि क्योंकि हमारा होम टाउन एनसीआर में नहीं है, यहाँ से 600 किलोमीटर दूर है, तो हमारा ये प्लान था कि हम घर जाके थोड़े दिन बिता के आएंगे। तो वो अपने घर चली गई और मैं अपने घर चला गया। उसका होम टाउन और मेरे होम टाउन में 100 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो मैं फिर एक दिन अचानक से, हम 3-4 दिन के लिए गए थे, और अचानक से मेरे पास में उसके पिताश्री का फ़ोन आया और मुझे गालियाँ देने लगे, मुझे अपमानित करने लगे, मेरे संस्कार और मेरे परवरिश पे क्वेश्चन किया गया। तो मैं काफ़ी अचंभित था कि जो रिलेशन 5 साल से चल ही रहा है महादेव की कृपा से, एक बच्चा भी हमने प्लान किया है, वो भी आकस्मिक नहीं है, क्योंकि 3 साल बाद हम लोगों ने बच्चा प्लान किया। हम दोनों के नाम पे एक घर भी है जो हमने अपनी पैसों से ख़रीदा है। तो सब कुछ होते हुए भी ये अचानक से इनको क्या हुआ, मुझे तो समझ ही नहीं आया। शुरुआत में मुझे ऐसा लगा, क्योंकि वाइफ के अग्रेशंस थे शुरू से ही, तो मुझे ऐसा लगा ये भी उस अग्रेशन का पार्ट ही होगा, शायद थोड़े दिन में शांत हो जाएगा। पर उसके पिताश्री का इन्वॉल्वमेंट मेरे लिए कहीं ना कहीं बहुत ही सरप्राइजिंग था, क्योंकि वो कभी मतलब पति पत्नी के बीच में कभी पेरेंट्स आना नहीं चाहिए। सबसे पहली बात मैंने यहाँ पे ये सीखी है, कोई भी नहीं आना चाहिए, पेरेंट्स का कोई भी नहीं आना चाहिए, कोई सिबलिंग, कोई दोस्त। वो पर्सनल रिलेशन बेडरूम तक ही रहना चाहिए हमारी अपनी। हम झगड़े या कुछ भी करें, कौन से परिवार में झगड़े नहीं होते हैं? झगड़े सब परिवार में होते हैं, मतभेद सब जगह होते हैं, क्योंकि शादी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे 2 अलग अलग
लोगों की अपब्रिंगिंग जो है, जो परवरिश है, वो अलग-अलग तौर पे की गई है। तो हम कभी ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि जो मैं चाहता हूँ वो करे, या वो जो चाहती है वो मैं करूँ। तो इस मामले में जो है हमें एडजस्टमेंट करके रहना होता है। ये एक तथ्य है। जब आप एडजस्ट करते हो तो आप चीज़ें सँभालते चले जाते हो, चलती चली जाती है चीज़ें। तो ये कहानी शुरू होती है जैसा कि मैंने बताया जून 2024 में। 12 जून 2024 को मैं, मेरा बेटा और मेरी वाइफ, हम तीनों अच्छे से मेघालय वगैरह भी घूम के आए। हम ट्रिप पे गए थे। करीबन मैंने 1 सवा लाख भी उस पे ट्रिप पे लगाया, और मेरे में सामर्थ्य नहीं था। मतलब सामर्थ्य नहीं था इन द सेंस कि मैं खर्चा कर सकता हूँ, महादेव की कृपा है, मैं उतना कमाता हूँ, पर मुझे ये था कि इतना हम लोग नहीं स्पेंड करते हैं, तो फिर भी मैंने उसकी खुशी के लिए मैं ये सब करता था। एक्स्ट्रा माइल जाके चीज़ें करता था, मतलब आगे जाके अपने अपने मतलब लिमिट को आगे बढ़ा के मैं ये सारी चीज़ें करता था। तो हम 12 जून को गए, 19 जून को आए, सब कुछ हँसी खुशी। हमारे पास पिक्चर्स भी हैं, कभी मौका पड़ेगा और लाइफ में होगा तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। पर हम काफ़ी अच्छे से आए, और फिर उसके बाद ये होम टाउन हम लोग चले गए। और जब इसके फादर का मेरे पास में फ़ोन आया कि अब वो नहीं आएगी, तो मैंने जैसे बताया कि मैं बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया। फिर भी मैंने लाइटली लिया कि ठीक है, कोई नहीं, ये हो जाएगा। तो मैंने उसके भ्राताश्री से बात करी कि हम लोग मिल के बात कर लेते हैं, क्या हुआ ऐसा-ऐसा। तो उसके भाई ने मुझे ये समझाइश की कि हमें स्पेस चाहिए, 1 महीने तक आप कोई कॉन्टैक्ट ना बिताएँ। क्योंकि बच्चा 1.5 साल का था तब वो, और बचपन से मेरे पास में है, मेरे माँ-बाप के साथ में है, और तो वो बहुत अटैच था। तो मैंने बस ये गुज़ारिश की कि मुझे वीडियो कॉल करवा दिया करना, भले ही मैं आपकी बहन से, यानी कि मेरी वाइफ़ से मैं नहीं बात करूँगा जैसा आप बता रहे हैं। तो ठीक है, मैंने 1 महीने तक सिर्फ़ वीडियो कॉल करता, वो फ़ोन उठाती और अपने बेटे को दिखा देती, और मैं उसको देख लेता, खुश हो जाता। 5 मिनट, वो बात तो करता नहीं था, बोलता तो था नहीं, तो थोड़ा बहुत बात करके मैं ऐसे चला लेता हूँ। जब 1 महीने बाद मैं परिवार के साथ में, एक्सटेंडेड फैमिली के साथ में हमारी मीटिंग हुई इस बारे में, तो अच्छा, मीटिंग भी ऐसा है कि 1 महीने तक कुछ नहीं किया। उस बीच में मैंने बहुत बार कोशिश किया उसके भाई से बात करने की, वो सब यही मुझे धमकाना स्टार्ट कर दिया कि तुम्हारा गला काट देंगे, और मैं यहाँ पे समझ ही नहीं पा रहा था कि ये हो क्या रहा है। क्योंकि ऐसा कुछ तो था नहीं, और रीज़न मुझे जो दे रहे थे वो ये दे रहे थे कि तुमने अपने डिसीजंस में इन्वॉल्व नहीं करते हो अपनी वाइफ को। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कुछ घड़ी ले ली तो उसको उसमें इन्वॉल्व होना था, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। जैसे मैंने कार खरीदी तो ऑब्वियसली उसका डिसीजन भी था उसमें। हम दोनों ने, जैसा कि मैंने बताया, साथ में घर खरीदा तो उसका भी डिसीजन था उसमें साथ में। तो मुझे बात ये समझ में नहीं आई, नहीं हजम हुई, और इसकी वजह से कोई घर भी नहीं टूटते हैं। बातें समझने की है तो समझाई जा सकती है। दूसरा, उन्होंने मेरे ऊपर ये बताया, काफ़ी साथ देने वाली बात है कि मैं मोबाइल पे ज़्यादा रहता हूँ, क्योंकि मेरा ऑफिस इस तरीके का है। क्योंकि मेरा ये सेल्स टीम है, तो मुझे बात करना होता है फ़ोन पे, ऑफिस के बाद भी वो कार्यक्रम चलता रहता है, तो ये एक अंडरस्टैंडिंग होती है। पर मैं फिर भी मेक श्योर करता था, तभी हम ट्रिप पे भी गए और हम साथ में भी समय बिताते थे, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये भी बात मुझे हजम नहीं हो रही थी। इस बीच में 1 महीने बाद मेरे परिवार के साथ में मिलने जाने से पहले, इस बीच में जब मैं इसके भाई से कनेक्ट करता था तो मुझे थ्रेटन किया जाने लगा कि इसका गला काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और हम एक सीधी-सादी सिंपल फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। अच्छा, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये मेरी लव मैरिज थी, और हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया था, तो कोई बीच में मीडिएटर नहीं था, क्योंकि हम दोनों यहाँ पे जॉब करते थे, कमाते थे, कॉर्पोरेट जॉब करते थे, तो हमारे फैमिली वालों ने भी राज़ी कर दिया। मैं एक एस्ट्रोलॉजर फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ, फिर भी मेरे घर वालों ने इस चीज़ को नहीं माना कि जिसमें बच्चे की खुशी और मेरी खुशी में अपना साथ दिया। अच्छा, जब ये सब धमकियाँ मुझे आ रही थी तो मैंने सोचा कि
अब उसके घर पे जाना मेरी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, तो मैंने एक होटल में मीटिंग रूम बुक किया जहाँ पे मेरी सारी फैमिली वाले और इसकी सारी फैमिली वाले आए वहाँ पे। और वो डिसाइड करके आए थे कि मुझे सिर्फ ये मैसेज पास करना है कि अब ये कभी नहीं आएगी। तो मैंने ये सोचा कि अब मैं इसको कैसे समझाऊँ। मैंने बहुत समझाने की कोशिश करी, पर नहीं। मैंने बच्चे का भी दिया कि इसमें उस बच्चे की क्या गलती है, क्योंकि अगर तुम्हें ऐसा ही कुछ था, मन में तुम्हारे चल रहा था, जो कुछ भी रीज़न है जो मुझे नहीं पता, अगर ऐसा कुछ भी रीज़न चल रहा था तो ये बच्चा क्यों पैदा किया, इसको क्यों प्लान किया तुमने, इसकी ज़िंदगी क्यों ख़राब करी, क्योंकि सारा तुम्हारे प्लान मुताबिक ही हुआ है। तो इसका कोई जवाब नहीं था उनके पास में। मेरा दूसरा सवाल ये था कि जब इतना ही बेकार चल रहा था तो हम लोगों ने साथ में घर क्यों खरीदा, जहाँ पे मेजर कंट्रीब्यूशन तो मतलब आप ये मानिए कि उस घर में 70% पैसा मैंने लगाया, 80% पैसा मैंने लगाया, 10% 15% मेरे फादर से लिया मैंने, और 2 या 3% जो कि कुछ हज़ारों में रकम थी जो कि शॉर्ट पड़ रही थी, तो वहाँ पे मेरी वाइफ ने हेल्प करी। पर फिर भी मैंने सोचा कि क्योंकि पति पत्नी का है तो दोनों का नाम लिखाया जाए, और रजिस्ट्री हम दोनों ने अपने नाम से कराई। तो जब ये सब कुछ था, सब कुछ अच्छा ही था, जब हम लोग सोच समझ के चल रहे थे, तो फिर ये सारी बातें क्यों आई कि सेपरेट हो जाते हैं। तो साथियों, मुझे अगले 4-5 महीने तक इन सब चीज़ों का कोई पता नहीं लगा। फिर मुझे कहीं से ये पता लगा कि मेरी वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। अब मैंने जैसा कि बताया, मेरी लव मैरिज थी। मेरी 1 महीने 2 महीने का कोर्टशिप पीरियड था, मतलब 2 महीने से ही हम लोग जानते थे और जल्दी शादी करनी। मेरी शादी से पहले उसका 7.5 साल का रिलेशनशिप था, और क्योंकि वो लड़का दूसरी कम्युनिटी से था तो उसकी शादी ना ही हो पाई थी। उसके फादर ने अलाउ नहीं किया था, और ये बात मुझे बताई थी, और मैं ओके था कि ठीक है, ये पास सबका होता है। पर मुझे ये कभी अंदाज़ा नहीं था कि ये चीज़ मेरी ज़िंदगी में दोबारा आएगी। अच्छा, शादी के पहले जब उसने उस लड़के के बारे में जब बताया था, तो मुझे बताया था कि उसकी भी शादी हो चुकी है, इसलिए ये भी शादी करना चाहती है। तो मुझे लगा ठीक है, पास्ट है और ये सब हो गया। मुझे ये बात का पता लगा दिसंबर 2024 में किसी दोस्त के थ्रू कि ये लड़की आज भी सम्मिलित है उसके साथ में, क्योंकि उस लड़के का डाइवोर्स हो चुका है। मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग था। फिर भी मैं इस चीज़ को कभी भी सामने नहीं लाया, क्योंकि मुझे ये था कि कोई बात नहीं, हो जाता है, फीलिंग्स कभी आ जाती है। पर मैं अपने बच्चे से बहुत प्यार करता था, तो मैं कभी ये चीज़ बिगाड़ना नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि हमारा फिर से ये समझे और हमारी लाइफ कंटिन्यू करे। तो मैं इसलिए ये चीज़ चलाता रहा, और काफ़ी टाइम तक मैंने कोशिश करी, पूरे 2 साल मैंने कोशिश करी उसको समझाने की कि ठीक है। पर मैंने उससे कन्वे नहीं किया था कि मुझे ये बताए, क्योंकि मैं अगर ये कन्वे करता तो और ज़्यादा बुरी स्थिति हो सकती थी। इसलिए मैंने डर के मारे कभी उसको बोला नहीं कि मुझे इस चीज़ का पता है। पर मुझे चीज़ें पता रहती थी, क्योंकि वो जिस होम टाउन में रहती है वहाँ पे मेरे काफ़ी सारे दोस्त और काफ़ी रिश्तेदार हैं, तो मुझे पता रहती है चीज़ें। छोटा टाउन है, चीज़ें छुपती नहीं हैं। अब ऐसा था कि फिर भी मैं अपने बच्चे से मेक श्योर करता था कि हर 15 दिन में मिलूं, तो मैं 600 किलोमीटर दूर ट्रैवल करता था अपने बच्चे की झलक पाने के लिए हर 15 दिन में। कॉर्पोरेट जॉब्स में सैटरडे संडे छुट्टी होती है, तो मैं फ्राइडे निकलता था, संडे वापस आता था। मैं ऐसे चलाता रहा, यहाँ तक कि मैं जब अकेला जाता था मिलने के लिए कभी, तो बच्चा क्योंकि मेरे बहुत क्लोज था, तो मेरे पास आ जाता था। दिन भर वो बहुत खुश होता था, दिन भर मैं उसको अपने पास रखता था। उन दिन भर में मैं उसको खिलाता भी, उसके डायपर्स भी चेंज करता, जो कि मैं हमेशा से ही करता था। मैं बहुत प्यार करता हूँ अपने बच्चे से। शॉपिंग मॉल में उसको लेके जाता, उसको खिलाता, उसको दिन भर बिठा के खिलाता, दूध पिलाता, मेरे पास ही सुलाता। मैं एक कार कर लेता था
ड्राइवर के साथ में, और मैं दिन भर अपने पास में रखता था और शाम को उसको दे देता था। क्योंकि वो बच्चा बहुत अटैच था, तो इसलिए भी मेरी वाइफ़ मुझे दे देती थी बच्चे के इमोशंस के कारण। अब ये वाक़या मैं ऑलमोस्ट 2 साल तक मैंने चलाया। फिर एक दिन और तो मुझे बीच-बीच में ये रियलाइज़ होने लगा कि वो मेरा टाइम ड्यूरेशन कम करते जाती थी बच्चे से मिलने के लिए। कभी बोलती कि तुम 4-5 घंटे में वापस ले आना। तो मैं उससे बोलता यार कि मैं 600 किलोमीटर दूर आया हूँ अपने बच्चे से मिलने के लिए, एटलीस्ट एक पूरा दिन तो स्पेंड करने दो। पर क्योंकि मैं चीज़ें फिर से नहीं बिगाड़ना चाहता था, चीज़ें मुझे पता सब थी, पर फिर भी मैं सहता गया कि मेरा बच्चा मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ये बात मैंने कभी किसी को नहीं बताई कि ऐसा उसकी साइड में चल रहा है। नहीं तो मेरे भी ओल्ड एज पेरेंट्स हैं, दोनों 70 के ऊपर हैं, 70 ईयर्स के ऊपर। वो भी कहीं न कहीं आहत हो जाते हैं इस चीज़ से। मेरे माँ-बाप की फीलिंग्स भी अपने पोते के लिए बहुत है। तो कितनी बार हम कार से जाते थे, ड्राइव करके मैं जाता था। अब होना क्या चालू हुआ बीच में कि इसने टाइम ड्यूरेशन अपनी सहूलियत के हिसाब से, आप मुझे परेशान करने के लिए कह दीजिए, वो करना चालू किया कि अब बच्चे से 4 घंटे मिलोगे, 3 घंटे मिलोगे, 2 घंटे मिलोगे, इस टाइप से। अब ये हुआ यूँ कि एक दिन मैंने इसको अच्छा, इस बीच में इसने मुझे कभी, मैं पूछता, बीच में ऐसा भी हुआ कि मैं इससे पूछता कि यार मुझे अपने बेटे की याद आ रही है, तो मैं क्या उससे मिल सकता हूँ? तो इसने बोला कि, तो इसने रिप्लाई नहीं करती थी बहुत टाइम तक। फिर ये आकस्मिक रात को 9 बजे मुझे रिप्लाई करती थी कि हाँ तुम कल आ जाओ, सुबह 10:30 बजे मिल सकते हो। क्योंकि इसको पता था कि मैं यहाँ एनसीआर में बैठा हूँ और 600 किलोमीटर दूर है, तो मैं सुबह तक कैसे अपने बच्चे को मिल पाऊँगा, जो इम्पॉसिबल है। क्योंकि बसेस रात को होती है, ट्रेन शाम को होती है, तो प्लान करके जाना पड़ता है। फिर भी मैं साथियों यहाँ पे रुका नहीं। महादेव ने मुझे इतनी शक्ति दी है कि अगर ये फिर भी मुझे अगर बोलती थी ना, तो मैं 1 घंटे के अंदर अपनी गाड़ी लेके उसके होम टाउन निकल जाता था 600 किलोमीटर कवर करने। मेरे माँ-बाप भी मेरे साथ में जाते थे क्योंकि इनके इमोशंस भी उतने ही है। पूरी रात ड्राइव करता मैं, 600 किलोमीटर कवर करने में 10 घंटे लगते हैं। 9 बजे उसका मैसेज आता, 10 बजे मैं यहाँ से ड्राइव चालू करता, 10 से 11 बजे के बीच में, और मैं सुबह पहुँचता था करीबन 7-8 बजे, वहाँ पे ही होटल में ही हाथ मुँह धो के और अपने बच्चे को लेता था, पूरा दिन उसको रखता था, फिर वापस इसको दे देता था। ये चीज़ मैंने 2 साल तक चलाई है। जब मैं जाता था पूरे दिन के लिए, तो फिर मैं एक दिन और रुक जाता था वहाँ पे होटल लेके। फिर मैं संडे को जैसे उसको देता था, मंडे की ऑफिस ज्वाइन करना होता था, ये शाम तक मुझे देती थी, तो 7-8 बजे तक जैसे बच्चे को रखा, फिर इसको वापस दे दिया। संडे के दिन वापस से सुबह लिया 10:30 बजे, रात को 7-8 बजे इसको वापस दे दिया, और फिर मैं ड्राइव करता था वहाँ से 600 किलोमीटर दूर, ताकि मैं मंडे को अपना ऑफिस ज्वाइन कर सकूँ। तो मैं यहाँ पे 6 बजे पहुँचता था। ये भाइयों बहनों, मैंने 2 साल तक ये चीज़ की है। सिर्फ महादेव की कृपा थी मेरे पास में, और मेरे बच्चे के टुवर्ड्स मेरे इमोशन, और ये 2 साल तक मैंने चलाई। जब ये आती हो गई, तो मैंने एक दिन इसको कन्फ्रंट किया कि यार एटलीस्ट ना मैं अब की बार आऊँगा, जैसे भले ही 15 दिन में आऊँ, 20 दिन में आऊँ, तो मुझे करीबन 3-4 दिन के लिए बच्चा का एक्सेस दे दो, मतलब मेरे पास रखूँगा, ताकि मैं भरपूर उसको खिला सकूँ। ये बात पे उसको ऐसा लगा कि शायद बच्चा मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज हो रहा है, और वो मुझे याद भी करता होगा। तो वो इनसिक्योरिटी की वजह से कि बच्चा उससे कहीं दूर ना हो जाए, उसने मेरे खिलाफ महिला पुलिस थाना में कंप्लेंट कर दी। अच्छा, ऐसा ही नहीं है कि मैं हर 15 दिन में उससे मिलता था, ये करता था, वो करता था। तो मेरे परिवार वालों ने पैरेलली एफर्ट नहीं लगाया उसको समझाने के लिए। मेरे मामा परिवार, मेरे चाचा परिवार, हम सब ने एफर्ट लगाया उसके बाप को समझाने के लिए, पर उसके पिता नहीं माने। उसके पिता का एक ही था कि नहीं, ये अलग रहेगी, नहीं, हम पाल लेंगे बच्चों को। तो देखिए, हम पाल लेंगे बच्चों को नहीं होता ना, बच्चा दोनों का है। तो आपने जो डिसीजन लेना था, जो आपने करना था, उस चीज़ को तो मैं हाईलाइट भी नहीं कर रहा हूँ, पर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपने जो करना था वो आपने किया। पर एटलीस्ट एक बच्चे के लिए उसको परिवार, बायोलॉजिकल फादर का बराबर हक मिलना चाहिए।
अब इसने जब मैंने ज़्यादा एक्सेस माँगा बच्चे का और इसने मेरे खिलाफ वो जब पुलिस कंप्लेंट फाइल कर दी विमेन पुलिस स्टेशन में, तो हम काफ़ी अचंभित हो गए कि यार अभी कम्युनिकेशन तो चल ही रहा था दोनों परिवार में, ऐसा तो कुछ था नहीं। तो मेरे परिवार से किसी ने इसके भाई को फ़ोन लगा के पूछा कि आप लोगों ने ऐसा स्टेप क्यों लिया विमेन पुलिस स्टेशन में? तो बोलते हैं कि नहीं ये हम लोगों ने काउंसलिंग करवाने के लिए किया है, जहाँ पे पुलिस स्टेशन में विमेन पुलिस स्टेशन में एनजीओ वाले बैठते हैं, दोनों परिवार को सुनते और समझाते हैं, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था पुलिस स्टेशन से, ना कोर्ट से, ना मेरे परिवार वालों का है। यहाँ तक कि मेरे परिवार वालों को कभी मेरे स्कूल के प्रिंसिपल का भी कॉल नहीं आया। मैं हमेशा डिसिप्लिन किड ही रहा हूँ। तो वो वाकया था, तो क्योंकि फ़ोन आया था और ये एनजीओ वाली बात थी, तो मुझे लगा कि चलो कोई तो आ रहा है हस्तक्षेप करने बीच में, जिनकी ये सुन लें, जो ना मेरे परिवार से ना इनके परिवार से, कोई थर्ड पर्सन है जो मिटिगेट करने की कोशिश कर रहा है, शायद इसमें एक बच्चे की जान बच जाए, उसकी लाइफ बच जाए। तो जैसे ही मैं उस पुलिस स्टेशन में पहुंचा अपने फादर के साथ और अपने एक मित्र के साथ में, वहाँ पे तो चीज़ें कुछ अलग ही थी। वहाँ पे देखा मैंने कि ये मेरी वाइफ का फादर, उसका जीजा और एक लॉयर उसकी, ये सारे लोग वहाँ पे आए हुए थे। और मतलब मुझे तो ये पता भी नहीं था कि वकील लेके जाना होता है वहाँ पे। तो मैं तो ऐसे ही गया था और एसएचओ ने मुझे बुलाया, उसने बोला कि क्या है? मैम मुझे नहीं पता, आप बताएं क्या कंप्लेंट करी है इन्होंने। तो मुझे उन्होंने कंप्लेंट बताई। अब मैं आपको बताता हूँ उस कंप्लेंट में क्या था। उस कंप्लेंट में उसने ये लिखा कि मैंने वही स्टैंडर्ड कि मैंने दहेज मांगा, ये किया वो किया। ओ बाप रे, मैं तो सोच के ही दिमाग खराब हो गया कि ये क्या है। उसने जो बुरी चीज़ें हो सकती है ज़िंदगी में वो सब लिख दी। वहाँ पे कोई एनजीओ नहीं था, वहाँ पे कोई मीडिएशन नहीं थी, वहाँ पे सिर्फ आरोप थे, वो भी मेरे ऊपर। मुझे शब्द नहीं थे मेरे पास में कि मैं उन एलिगेशंस का जवाब भी क्या दूँ, क्योंकि मुझे तो सोच भी नहीं सकता मैं। मतलब मैंने 1 रुपए का भी ट्रांजैक्शन अगर हुआ हो दहेज के नाम पे, तो मुझे आप 302 में चढ़ा दो, फांसी पे चढ़ा दो, एनकाउंटर कर दो मेरा। अगर एक भी आपके पास, अगर आप मुझे ये बता दो कि मैंने 1 भी रुपए इनसे लिए हैं। ये वाक्य मेरे मुंह से निकला। तो फिर उन्होंने ये बोला कि ठीक है, ये तुम एक काम करो, अगर ये कंप्लेंट वापस लेनी है तो तुम एक काम करो, लड़की तो जाएगी नहीं तुम्हारे साथ में, और तुम 20 लाख रुपए दे दो, और बच्चे से तुम साल में 2 बार मिल सकते हो आप, और ये फाइनल डिसीजन है। मैंने बोला बच्चे से साल में 2 बार, ये क्या बात है? ये तो पॉसिबल नहीं है। पैसे की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। पैसे तो मैं, मतलब पैसे तक तो मेरा दिमाग ही नहीं पहुंचा है। अभी तो मैं बच्चे की सोच रहा हूँ। तो आप बोल रहे हो महीने में 2 बार मिल सकता है या साल में 2 बार मिल सकता है? वैसे तो बच्चे ही भूल जाएगा, और वीडियो कॉल महीने में 1 बार कर सकते। मैंने कहा नहीं, ये तो नहीं पॉसिबल हो सकता। तो बोले तुम्हें क्या चाहिए? मैंने कहा मैं एटलीस्ट 15 दिन में बच्चे से मिलता था, मैं मिलूँ हफ्ते में एटलीस्ट। मैं तो रोज़ वीडियो कॉल करता था उससे, क्योंकि बच्चा इतना अटैच्ड है। आपको नहीं टाइम मिल पा रहा है तो आप ऑल्टरनेट डे में मेरे को वीडियो कॉल करवा दो। इसको जो पैसे चाहिए, जो ये मांग रही हूँ, मैं दे दूँगा। तो मुझसे शर्त रखी गई कि आप अपने बच्चे से साल में, ठीक है बढ़ा के 4 बार कर देते हैं कि आप साल में 4 बार मिल सकोगे। वीडियो कॉल आप 15 दिन में 1 बार कर लेना, पर उसके एवज में आपको 30 लाख देने पड़ेंगे। यहाँ नेगोशिएशन हो रहा था मेरे बच्चे पे बंदूक रख के। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा है। अच्छा, ये काउंसलिंग जो है 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार हुई है वही पुलिस स्टेशन में। और सारे पुलिस वाले, मतलब सारी महिला थाना था, क्योंकि तो मेरा कोई वहाँ पे बनता नहीं था।
इन सब बीच में मैंने इसके जीजू जो कि मेरे से बहुत क्लोज थे, मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा यार जीजू ये क्या कर रहे हो, ये क्या आरोप लिखे हैं आपने? तो मुझे उसके जीजू ने बोला कि तुम लॉ कर रहे हो ना, तुम्हें पता लगेगा ये सब स्टैंडर्ड चीजें हैं जो कि ऐसे ही लिखते हैं, ऐसे ही होता है, ये तो ऐसे ही लिखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम तो बात करो क्या देने लेने का। मतलब वो खुद बोल रहे हैं कि हमने झूठ लिखा है। ठीक है, फिर बात ये आई कि मुझे तो अपने बेटे के लिए था कि मैं तो मिलूंगा। मैंने उसको ये भी शर्त रखी कि अगर पैसों की बात है तो तुझे जो भी पैसा चाहिए मैं लीवर किडनी सब बेच दूंगा, तो बच्चा मुझे दे दे, मैं पाल लेता हूँ, क्योंकि तू तो बच्चे के नाम पे पैसा मांग रही है, तू असमर्थ है, जबकि खुद भी जॉब कर रही है, मुझसे ज्यादा कमाती थी बाय द वे, तो तू असमर्थ है तो मैं पाल लेता हूँ, तुझे रखना है बच्चा तू रख ले, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे मेरे राइट्स दे दे, बच्चे की पूरी स्कूलिंग का खर्चा मैं ले लूंगा, पर मुझे राइट्स दे दे जो मैं मांग रहा हूँ। वो नहीं माने, बहुत थ्रेटन किया मुझे उस पुलिस स्टेशन में इसके बाद दोबारा कि हमारे बहुत कनेक्ट हैं, पता है ना लड़कियों का लॉ होता है, ऐसे ऐसे केसेस लगाएंगे कि जिंदगी भर सोचते ही रह जाओगे। उसकी काउंसिल तक, जो उसकी लोकल लॉयर थी, उसने तक मुझे धमकाया कि ये लड़के तुझे तो मैं देख लूंगी। मेरे लिए, मेरे फादर के लिए बहुत ह्यूमिलेटिंग था ये। इसके बाद मैं एनसीआर आ गया, मैं समझ ही नहीं पा रहा था ये क्या हुआ। फिर भी मैंने हिम्मत करके मेरी वाइफ को मैसेज किया कि जो भी ये सब हो रहा है, मुझे नहीं पता ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जैसे तेरा चीजू बोल रहे हैं, जो भी है ये, पर फिर भी मैं चाहूंगा कि ये जब तक चलता है तब तक मुझे अपने बेटे से वैसे ही मिलने दिया जाए जैसे मैं पहले मिल रहा था। उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने 5-7 दिन बाद वापस से वीडियो कॉल किया क्योंकि बच्चे को मुझे देखना था। उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। मुझे समझ ही नहीं आया कि अब मैं क्या करूं। कंप्लेंट मेरी माँ उसने कर रखी थी। फिर मैंने सोचा कि अब, क्योंकि उसने क्या किया कि कंप्लेंट रखी बट एफआईआर मेरे खिलाफ दर्ज नहीं करी और मुझे अटका दिया ताकि मैं बच्चे से ना मिल सकूं, क्योंकि मैं बच्चे से नहीं मिल रहा था और सारे दरवाजे मेरे लिए क्लोज हो चुके थे। तो मेरे पास में एक ही ऑप्शन था कि मैं कोर्ट में जाके बोलूं कि मेरे बच्चे से मुझे मिलने दिया जाए। तो मैंने यहाँ पे एनसीआर रीजन में यहाँ पे मैंने पिटीशन फाइल करी कि अपने बच्चे के लिए और जो वो चाहती थी डाइवोर्स उसके लिए। मैंने ये पिटीशन फाइल करी दिसंबर 2025 में और 1 जनवरी 2026 को इसको ये रिसीव हुआ और 3 तारीख को इसने मेरे खिलाफ एफआईआर कर दी, मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ दहेज प्रताड़ना में 498। और इसमें मतलब मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि ये सिस्टम कैसा है कि एफआईआर लॉन्च करने से पहले एक भी बार ये तक नहीं पूछा, एक कोई जानकारी मुहैया नहीं करी गई या फिर कोई बातचीत नहीं करी गई और डायरेक्ट ही एफआईआर लिख दी पुलिस वालों ने। मेरे माँ बाप जो कि 70 साल के हैं उनको पुलिस स्टेशन में बुलाया गया। मेरी माँ पूरा दिन भर इस कदर रोई है उस पुलिस स्टेशन में क्योंकि उसके लिए वो ट्रॉमा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ये दिन देखने पड़ेंगे, जबकि कुछ भी नहीं था, कोई मैटर ही नहीं था। पर ठीक है, प्रोसेस है पार्ट, तो हमें जाना पड़ा। 70 साल के पुलिस के मेरे जो पेरेंट्स हैं 70 ईयर्स अबव, लॉ ये बोलता है कि अगर वो नहीं भी जाना चाहे पुलिस स्टेशन तो घर पे आके उनकी गवाही ली जा सकती है। बट फिर भी मैंने सोचा कि ठीक है, मैंने इसलिए सोचा कि हम चले जाएं क्योंकि इस बीच में ये भी हुआ था कि
इसके फादर ने मेरे को थ्रेट किया था कि पुलिस सिस्टम सब कुछ हमारा है, देख लेंगे तुम्हें। ये मुझे लगा ज़्यादा इसमें पढ़ना नहीं चाहिए, लेके चला जा तू। तो ये पहला वाकया था जो इसने छोटी रिपोर्ट मेरे खिलाफ लिखवाई। मुझे पता है वो झूठी है, सरासर झूठ है, उसका कोई एविडेंस भी नहीं है, ना कुछ है, और वो खुद बोल रहे हैं उसके जीजा की ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। मेरा सवाल यहाँ पे ये है सिस्टम से कि एक डाइवोर्स के लिए स्टैंडर्ड प्रोसीजर ये होता है कि दहेज प्रताड़ना का केस लगाया जाए, कि दहेज प्रताड़ना का केस लगाएंगे, और क्योंकि सुनवाई तो महीनों महीनों तक चलती है, आपको डेट ही नहीं मिलती है। आप तथ्य रखोगे भी तो फिर ये जो भी था, बट सिस्टम में कोर्ट्स की डेट्स वगैरह ये सब तो बहुत स्लो प्रोसेस है। इसके बाद इसने, जैसे मैंने बताया, दहेज प्रताड़ना का केस लगाया 498 का। फिर मेरे ऊपर इसने डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगाया। फिर इसने मेरे ऊपर मेंटेनेंस का केस लगाया। अच्छा, मेंटेनेंस वाला बहुत अलग स्टोरी है इसकी भी कि जब ये वाकया चल रहा था, जब 1 साल तक 2 साल तक मैं जब प्रयास कर रहा था, तब मैं इससे पूछता था, जब मैं इसको समझाता था तब मैं इससे पूछता था मेरी वाइफ से कि यार तुम्हारे फादर मदर 65 के एज ग्रुप में है, तुम्हारा भाई विदेश में रहता है, विदेश का सिटीजन है, अकेले इस बच्चे को कैसे देखोगी, है ना? तो बोलती है मैं कैपेबल नहीं हूँ क्या, मेरे पास पैसा नहीं है क्या, मैं पाल नहीं सकती क्या? मैं पाल लूंगी, तुम अपना काम करो, मेरे को सब पालना आता है। पैसे का गुरूर भी एक बहुत बड़ा रीजन था मेरे केस में, मेरे डाइवोर्स में, क्योंकि शादी जब हमारी हुई थी तब मेरी सैलरी ऑब्वियसली थोड़ी सी ज़्यादा थी, इसकी थोड़ी आजू बाजू ही थी। फिर एक कोविड के बाद में अचानक से बूम आया मार्केट में, और इसकी सैलरी जो है 400% इंक्रीज हो गई, और इसने मुझे सरपास कर दिया। तो एक वो कहीं सेंस इसको ये भी आ गया था कि मेरे पास बहुत पैसा है। दूसरा कारण ये भी था मेरे मैटर में कि इसके फादर की कोई स्थायी इनकम ना होने के कारण इसको ऐसा रहता था कि मैं फुल सपोर्ट करूं, जो कि करना भी चाहिए एक बेटी को। ऑब्वियसली अपने पेरेंट्स ने हमें इस काबिल बनाया है, तो पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनके लिए हम कुछ करें। पर इसका वो नज़रिया नहीं था, इसका नज़रिया ये था कि मैं इसके पेरेंट्स के लिए क्यों करूं, मतलब मेरे पेरेंट्स के लिए क्यों करूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूँ अपने पेरेंट्स के लिए करने के लिए, महादेव हैं हमें। खैर एनीवेज, तो यहाँ पे मैं कहना ये चाह रहा था कि यहाँ पे बात ये होती है कि मैं कैपेबल हूँ अपने बच्चे को पालने के लिए, क्योंकि मैं कमाती हूँ, और दूसरी तरफ मेरे से एलुमनी मांगी जाती है, मेंटेनेंस मांगा जाता है कि मुझे पैसे दो, और क्या मांगा जाता है उसमें, महीने के मुझे 2 लाख रुपए चाहिए बच्चे को पालने के लिए, मेरे को मेंटेन करने के लिए, महीने के 2 लाख रुपए। मेरे नाम पे, और ये भी एलिगेशन लगाया जाता है कि मेरे नाम पे 5 मकान है, और एक कोर्ट में सबमिट कराया जाता है। इस पे सुनवाई पेंडिंग है, पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये मतलब क्या है जिसने टाइप किया, जो वकील ने लिखा, झूठ भी एक वो देख के लिखना चाहिए। मतलब 5 घर हैं अगर मेरे नाम, तो तुम 4 रख लो, एक मुझे दिलवा दो अगर निकलते हैं ऐसे। तो मतलब सब निराधार आरोप। अब ये कोर्ट में जब इसने ट्रांसफर पिटीशन डाली, तो अब वो बचा हुआ है सुनवाई में अभी कल है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे रीज़न ये है कि क्यों मैंने अपना फेस मास्क लगा रखा है, उसका रीज़न
शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से ये केस इफ़ेक्ट हो, इम्पैक्ट हो। और पर एट द सेम टाइम मैं चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ सब जगह पहुँचे। जो ये सिस्टम का ढीलापन है, उसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि माँ की ममता होती है, माँ के इमोशन होते हैं, ऑब्वियसली शक्ति ही सब कुछ है। महादेव भी शक्ति, महादेव के साथ अगर महादेव को पूछते हैं तो उनके साथ शक्ति को पूछना भी जरूरी है। शक्ति सब कुछ है, शक्ति सर्वोपरि है, शक्ति से ही इस पृथ्वी की रचना है, सब पता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर क्या एक फादर के इमोशन कुछ नहीं होते? क्या लड़कों को हमेशा अपने आंसू दिखाना जरूरी होता है कि हम कितने दुखी हैं? क्या मतलब मुझसे ये कहा गया जब मैं रिवाइव का डिस्कशन हो रहा था पुलिस स्टेशन में, तो मुझे ये बोला गया एसएचओ के सामने कि जब मैं बच्चे का अधिकार मांग रहा था कि तुमने ऐसा क्या किया बच्चे को पैदा करने के लिए? मैंने 9 महीने रखा पेट में, मैंने इसको सींचा और मैंने किया, मानता हूँ मैं, और फुल रेस्पेक्ट है। मेरी भी माँ है, माँ ही सब कुछ होती है, जैसे मैंने बोला माँ ही शक्ति है, माँ से बढ़ के दुनिया में कुछ भी नहीं है। पर मैंने वही किया अपने बच्चे को पैदा करने में जो मुझे प्रकृति ने जो अधिकार दिया। अगर मेरी कोख से जन्म ले सकता था तो मैं भी कर लेता, या चॉइस होती कि तुम पैदा करोगे या फिर मैं पैदा करूंगी, तो मैं ले लेता, मैं अपनी कोख में पाल लेता। पर प्रकृति ने पॉसिबल ही नहीं करा। मेरा उतना ही कंट्रीब्यूशन था जितना कंट्रीब्यूशन मुझे प्रकृति ने दिया है। तो मेरा सवाल ये है कि क्यों ये लॉ, क्यों ये दुनिया, क्यों ये समाज एक आधार पे चीजें देख के सोच के डिसीजन लेता है? क्यों ये दुनिया समाज जो है हमेशा लड़कों को ही क्रिटिसाइज करते हैं? यहाँ पे मैं कोई डिफरेंशिएट नहीं कर रहा, माफ कीजिएगा अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, तो मैं कोई डिफरेंशिएट नहीं कर रहा लड़का लड़की में। इक्वालिटी होना चाहिए। इक्वालिटी का मतलब ये नहीं कि वो ऊपर या ये नीचे, या ये नीचे वो ऊपर, ऐसा कुछ भी नहीं। किसी को नीचे नहीं गिराना है, ठीक है? सब बराबरी से रहना है। मैंने जैसे अपने एजुकेशन के बारे में बताया कि मैंने इतनी पढ़ाई करी है, बीटेक किया, एमबीए किया, पीएचडी किया, लॉ चल रहा है, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स भी मैंने लिखे हैं जो इंटरनेशनल जर्नल्स में है। बजरंगबली की कृपा से बुद्धिमता और थोड़ा सा ज्ञान उनकी तरफ से पूरा है, उनकी कृपा है इस मामले में। पर ये सब चीजों ने मुझे कभी नहीं सिखाया कि इस सिचुएशन को कैसे टैकल करते हैं, अपने इमोशन को कैसे संभालते हैं जब अपना बच्चा दूर हो जाए। तो ये सारा ज्ञान जो है, जितना भी मैंने एकत्रित किया, ये सारा एक साइड में रह गया है। और अब मैं ये सीखने की कोशिश कर रहा हूँ कि दुनिया कितनी जालिम है, कैसी है, जो इसी चीजों में फंसा रही है निराधार आरोपों में। लोग मुझसे पूछते हैं कि यार 9 महीने से तूने अपने बेटे को नहीं देखा, क्योंकि मैं अकेला हूँ। पेरेंट्स मेरे जैसा मैंने बताया 70 ईयर्स अबाउ है। अपना केस भी मैं खुद देख रहा हूँ, सारे ड्राफ्टिंग जो भी होती है जवाबों की, वो मैं खुद ही लिखता हूँ। वकीलों को भी मैं ही ढूंढता हूँ, क्योंकि कभी ऐसा काम पड़ा नहीं, कोई सपोर्ट नहीं है। और अपनी नौकरी भी कर ही रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ संभालने की।
साथ ही साथ मैं पढ़ भी रहा हूँ। लोग मुझसे पूछते हैं कि और अपने इमोशंस भी दबा के रख रखे हैं। अपने इमोशन बाहर नहीं लाता ताकि अपने मेरे पेरेंट्स इम्पैक्ट ना हो जाए मेरे इमोशन को देख के, उन्हें कुछ ना हो जाए कि मैं दुखी हूँ। अगर ऐसा उनको लगेगा तो उनके स्वास्थ्य की भी उतनी ही ध्यान रखना है मुझे। तो ना मैं अपने इमोशंस बता सकता हूँ, ना ना ही मैं कुछ कर सकता हूँ। तो मेरा जवाब हमेशा लोगों को ये रहता है कि मुझे भी नहीं पता कि मैं ये सब कैसे सह पा रहा हूँ। मुझे सिर्फ ये पता है कि कहीं ना कहीं महादेव मेरे साथ है। बहुत सारे केसेस हुए हैं इस दुनिया में, मेरा केस कोई अनोखा नहीं है, पर लोग हार जाते हैं सिस्टम से। जैसे अतुल सुभाष केस हुआ था, वो सिस्टम से हार गए। जब आप उस जूते में पैर रख के देखते हो तब आपको पता लगता है कि आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ हो रही है। आप अपने जिगर के टुकड़े अपने बच्चे से नहीं मिल पा रहे हो, और ऊपर से आपको लाइफ थ्रेटनिंग धमकियां, कोर्ट कचहरी सब कुछ मेंटेन करना है, और फिर पैसा भी मांगा जा रहा है, और नौकरी भी करना है, अपने पेरेंट्स को भी देखना है। इतना सब कुछ आदमी नहीं झेल पाता है। पर जैसा कि मैंने बोला कि मेरा बिलीफ महादेव पे है, और महादेव मेरे साथ है, और मैं लड़ूंगा। चाहे सिस्टम के बाहर से लड़ना पड़े या मैं खुद सिस्टम का पार्ट बन के लड़ूं, मैं लड़ूंगा। क्योंकि मेरे पास में आज क्या है, मेरे पास में सिर्फ मेरी विद्या और मेरी बुद्धिमत्ता है, और मेरे गुरुजनों का और मेरे पेरेंट्स का आशीर्वाद है। तो मैं ज़रूर इस चीज़ को कंटिन्यू करूँगा, फाइट करूँगा। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। बस एक प्रार्थना करूँगा आपसे कि जो भी आपको लगता है कुछ कमेंट ज़रूर लिखिएगा, इससे मुझे थोड़ी सी हिम्मत मिलती है। मुझे पढ़ के थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कोई है मेरे साथ में। तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, और कुछ भी अगर लगे तो मुझे बताइएगा। हर हर महादेव। आपसे विदा लेता हूँ। हर हर महादेव। जय श्री राम।